सोचिए, एक लंदन से पढ़ा लिखा वकील जिसका करियर बढ़िया चल रहा है, जिंदगी एकदम सेट है, और फिर अचानक कुछ ऐसा होता है जो उसे हमेशा के लिए बदल देता है। ये कहानी है मोहनदास गांधी की, और हम जानेंगे कि कैसे दक्षिण अफ्रीका के कुछ अनुभवों ने एक आम वकील को एक ऐसा क्रांतिकारी बना दिया जिसने दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। तो सवाल यही है कि आखिर एक मुनाफा कमाने वाला वकील, जिसका काम तो बस केस जीतना होता है, वो दुनिया बदलने वाला एक्टिविस्ट कैसे बन गया? देखिए, ये सिर्फ एक बायोग्राफी नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिस्ट, एक रणनीतिकार के जन्म की कहानी है। चलिए इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को परत दर परत समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे गांधी से जिन्हें शायद हम उतना नहीं जानते। एक नौजवान एम्बिशियस बैरिस्टर, लंदन के सबसे नामी संस्थानों में से एक इनर टेम्पल से पढ़ाई की हुई थी। मतलब उस जमाने में जब विदेश जाना ही बहुत बड़ी बात थी, वो भी किसी रईस परिवार के लिए ही मुमकिन था। उनका फ्यूचर एकदम ब्राइट और सेट लग रहा था। उनके शुरुआती सालों पर एक नजर डालते हैं। 1869 में पोरबंदर में जन्म हुआ। उस वक्त के हिसाब से 13 साल की छोटी उम्र में कस्तूरबा गांधी से शादी हुई, और फिर 1888 में वो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए। 1891 में बैरिस्टर बनकर भारत लौटे। मतलब पूरा रास्ता ऐसा था जो उन्हें ब्रिटिश सिस्टम का ही एक हिस्सा बनाने के लिए तैयार कर रहा था, उसके खिलाफ खड़ा होने के लिए नहीं। तो फिर ये दक्षिण अफ्रीका वाला ट्विस्ट कैसे आया? देखिए, ये कोई मिशन पर जाने वाली बात नहीं थी, ये एक पूरी तरह से प्रोफेशनल फैसला था। दादा अब्दुल्ला नाम के एक अमीर व्यापारी थे, उनका एक बड़ा कानूनी केस था। उन्हें एक ऐसा वकील चाहिए था जिसे भारतीय बिजनेस और ब्रिटिश कानून दोनों की समझ हो। गांधी के लिए ये 1 साल का अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट था, एक बढ़िया मौका। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये 1 साल उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदलने वाला है। और बस यहीं दक्षिण अफ्रीका की जमीन पर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। वो सिस्टम जिस पर गांधी को इतना भरोसा था, जिसकी उन्होंने पढ़ाई की थी, जिससे वो इंसाफ की निशानी मानते थे, वो सिस्टम उनके ही सामने बिखरने वाला था। हम सब ने ट्रेन वाले उस किस्से के बारे में सुना तो है, लेकिन चलिए उस पल को थोड़ा और करीब से समझते हैं। गांधी कोई आम पैसेंजर नहीं थे, वो एक लंदन ट्रेन्ड बैरिस्टर थे, और उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट खरीदा था। कानून के हिसाब से वो बिल्कुल सही थे। वो टिकट सिर्फ एक सीट नहीं थी, वो उनके सम्मान और बराबरी का प्रतीक था जिसके वो हकदार थे। लेकिन कानून की किताबों और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। उस रात पीटरमैरिट्सबर्ग के उस ठंडे प्लेटफॉर्म पर जब उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, तो ये सिर्फ एक बेइज्जती नहीं थी, ये उनके पूरे वर्ल्ड व्यू, उनकी पूरी सोच पर एक हमला था। हाथ में टिकट था, लेकिन उनकी चमड़ी का रंग उनके खिलाफ सबसे बड़ा सबूत बन गया। कुत्तों और भारतीयों को अंदर आने की इजाजत नहीं है, ये शब्द सिर्फ एक बोर्ड पर नहीं लिखे थे, ये उस पूरे सिस्टम की कड़वी हकीकत थी। बस उस एक घटना ने गांधी की आंखें खोल दी। उन्होंने अपने आसपास देखना शुरू किया तो पता चला कि यह भेदभाव कोई एक बार की बात नहीं थी, ये तो वहां का नियम था। एक वकील होने के नाते उन्होंने साफ साफ देखा कि कैसे कानून का इस्तेमाल इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि नाइंसाफी को सही ठहराने के लिए हो रहा था। भारतीयों और अफ्रीकियों से टैक्स तो पूरा लिया जाता था, पर बदले में कोई सुविधा नहीं मिलती थी। मजदूरों से जानवरों की तरह काम लिया जाता था। मतलब एक ऐसा सिस्टम था जहां इंसाफ का तराजू हमेशा ताकतवर के पक्ष में ही झुकता था। तो सोचिए, यही वो सवाल था जिसने शायद उस रात गांधी को सोने नहीं दिया होगा। जब कानून आपके साथ हो पर सिस्टम आपके खिलाफ, तब कोई क्या करे? एक अकेला आदमी क्या कर सकता है? क्या वो हार मान ले, या फिर लड़ने का कोई नया तरीका इजाद करे? बस इसी सवाल के जवाब की तलाश ने एक वकील को एक आंदोलनकारी में बदल दिया। और इस सवाल का जवाब उन्हें कानून की किताबों या अदालत के कमरों में नहीं मिला, उन्हें यह जवाब खुद गढ़ना पड़ा। और यहीं से गांधी सिर्फ अन्याय सहने वाले नहीं, बल्कि अन्याय के खिलाफ एक नया हथियार बनाने वाले बन गए। और उस हथियार का नाम था सत्याग्रह। ये सिर्फ विरोध का कोई तरीका नहीं था, ये अपने आप में एक पूरी फिलॉसफी थी। सत्य यानी सच, और आग्रह यानी उस पर डटे रहना। ये हथियार लाठी डंडों से नहीं, बल्कि नैतिक बल यानी मॉरल फोर्स से चलता था। इसका मकसद सामने वाले को हराना नहीं, बल्कि उसका दिल बदलना था। ये पैसिव नहीं, बल्कि एक बहुत ही एक्टिव और सोची समझी स्ट्रेटेजिक ताकत थी। और ये कोई हवाई बात नहीं थी, ये एक प्रॉपर सोची समझी रणनीति थी, जिसके 4 साफ साफ कदम थे। स्टेप 1, किसी एक ऐसे अन्याय को पहचानो जो सबको गलत लगे। स्टेप 2, उस अन्याय के खिलाफ पूरी कम्युनिटी को एक साथ लाओ। स्टेप 3, सब मिलकर शांति से उस गलत कानून को मानने से इनकार कर दो।
और स्टेप 4, जो शायद सबसे मुश्किल और सबसे पावरफुल था, जो भी नतीजा हो, चाहे लाठियां पड़ें या जेल जाना पड़े, उसे खुशी खुशी स्वीकार करो। 24 नए हथियार सत्याग्रह को आजमाने का वक्त आ गया था और इसकी पहली बड़ी परीक्षा हुई ब्लैक एक्ट के खिलाफ। ये एक बेहद अपमानजनक कानून था। इसके तहत हर भारतीय को अपनी उंगलियों के निशान देकर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी था। गांधी के लिए ये गुलामी की निशानी थी। ये एक तरह का दिमागी खेल था, एक शतरंज की बाजी। ब्रिटिश सरकार की चाल बहुत शातिर थी। पहले तो सबका रजिस्ट्रेशन कराओ, फिर उसे कंपलसरी बना दो और फिर जो भी आवाज उठाए उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके उसकी प्रॉपर्टी और सारे अधिकार छीन लो। गेम ओवर। लेकिन गांधी उनकी ये चाल समझ गए थे। उनका काउंटर मूव क्या था? पहला, कम्युनिटी को एक करो। दूसरा, रजिस्ट्रेशन करवाने से ही मना कर दो। और तीसरा, अगर वो जेल में डालें तो इतनी बड़ी तादाद में जेल जाओ कि उनका पूरा सिस्टम ही जाम हो जाए। लेकिन जाहिर है, आम लोगों के लिए सरकार से टकराना आसान नहीं था। डर था, अपनी नौकरी, अपनी संपत्ति, अपने परिवार को खोने का डर। तो इस डर को तोड़ने के लिए गांधी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने पहले खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया, ये दिखाने के लिए कि वो डरते नहीं हैं, और फिर सबके सामने पब्लिक में अपना ही रजिस्ट्रेशन कार्ड जला दिया। ये एक बहुत पावरफुल मैसेज था। देखो, अगर मैं ये कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे आगे खड़ा हूं। सरकार ने वही किया जो ऐसी सरकारें हमेशा करती हैं, लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया। साल था 1908 जब गांधी पहली बार जेल गए। पर यह उनकी हार नहीं थी, ये तो उनकी स्ट्रैटेजी का अगला हिस्सा था। उन्होंने जेल को डर की जगह सम्मान के निशानी बना दिया और यहीं से शुरू हुआ मशहूर जेल भरो आंदोलन। और इसका नतीजा उम्मीद से कहीं ज्यादा बड़ा था। हजारों लोग अपनी मर्जी से जेल जाने लगे। हालत ये हो गई कि जेलों में जगह ही नहीं बची। सरकार के लिए ये एक कौशमार बन गया, एक एडमिनिस्ट्रेटिव नाइटमेयर। इतने सारे नॉन वायलेंट कैदियों का वो करते भी क्या? आखिर में सिस्टम को घुटने टेकने पड़े, सरकार को झुकना पड़ा और वो काला कानून वापस लेना पड़ा। ये सिर्फ एक कानून की वापसी नहीं थी, ये एक आइडिया की जीत थी, ये सत्याग्रह की जीत थी। इस एक जीत ने यह साबित कर दिया कि गांधी का तरीका काम करता है और इसने उन्हें एक ऐसे लीडर के तौर पर स्थापित कर दिया जो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि रिजल्ट देता है। तो दक्षिण अफ्रीका की यह पूरी लड़ाई एक लैब की तरह बन गई, जहां गांधी ने अपने भविष्य के आंदोलनों के लिए सारे हथियार तैयार किए। मास मार्च निकालना, कानून तोड़ने का सविनय अवज्ञा, आर्थिक बहिष्कार करना और जेल भरो की रणनीति, ये पूरी की पूरी टूल किट यहीं तैयार हुई थी। और यही वो टूल किट थी जिसे वो आगे चलकर भारत में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के खिलाफ इस्तेमाल करने वाले थे। लोगों की नजरों में गांधी अब सिर्फ एक वकील नहीं रह गए थे, वो एक विजनरी लीडर बन चुके थे। उनके फॉलोअर्स के बीच ये बात आम हो गई थी कि ये आदमी 20-25 साल आगे का देख सकता है। लोगों को ये यकीन हो गया था कि गांधी सिर्फ उनकी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि उन्हें जीत का रास्ता भी दिखा रहे हैं। और यही बात हमें आज के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करती है। गांधी के ये तरीके 100 साल से भी पहले एक खास दौर में एक औपनिवेशिक साम्राज्य से लड़ने के लिए बने थे। आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां नाइंसाफी के तौर तरीके बदल गए हैं, क्या सत्य और अहिंसा के ये हथियार आज भी उतने ही कारगर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास में नहीं, बल्कि हमारे आज और हमारे आने वाले कल में छिपा है।